नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। कल रीट की कक्षा चल रही थी और रीट का ये व्याख्यान जो है हमारा व्याख्यान में कहूंगा कि 2 है। और इसमें हमने कल वाले व्याख्यान में वृद्धि की बात करी थी। वृद्धि में मैंने कहा था कि सजीवों में भी ये वृद्धि होती है और कुछ भाग के अंदर निर्जीवों में वृद्धि होती है। तो वृद्धि वाले गुण को हमने विशिष्ट गुण नहीं कहा था। ध्यान देने वाली बात यह है, विशिष्ट गुणों को हमने नहीं बताया था। जबकि दूसरी बात आई थी जनन की। जनन की कक्षा में मैंने आपको कल वाली क्लास जो हुई थी वो भी मैंने बोला था कि विशिष्ट गुण नहीं है। क्यों नहीं है विशिष्ट गुण? विशिष्ट गुण इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ ऐसे सजीव हैं जिनमें जनन की क्रिया नहीं होती है। तो जिनमें जनन की क्रिया नहीं होती है, क्या वो सजीव फिर उनको सजीव को हम किस प्रकार कैटेगरी में रखेंगे? ये वाली बात हमने सजीव और जनन के लिए कर ली थी। जनन की हम यहाँ पर एक चीज और समझ लेते हैं। जनन मूलतः अगर बात करें तो एक हमारे पास में होता है लैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, जनन, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन के अंदर यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक होंगे, उस भाग को अपन क्या बोलेंगे? लैंगिक जनन। आगे वाले टॉपिक में हमको ये पढ़ना है, लैंगिक जनन भी पढ़ना है, अलैंगिक जनन भी पढ़ना है। हमको यहाँ पर कायिक जनन भी पढ़ना है, कायिक जनन भी पढ़ना है, मुकुलन भी पढ़ना है, मुकुलन भी पढ़ना है, पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन, ये सारा हमको पढ़ना है। लेकिन जनन वाले टॉपिक में इसको पढ़ेंगे तो और ज्यादा आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आज की जो क्लास है वृद्धि और जनन के बाद में हमें गति की बात करनी है। देखिए, गति अगर हम बात करें तो गति सजीवों का गुण है। बिल्कुल सही बात है, गति सजीवों का गुण है। यानी कि सजीव जो होते हैं वो क्या करते हैं? गति करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे। लेकिन हम कहते हैं कि निर्जीव जो है वो गति नहीं करते। अब गति के अंदर एक चीज लेते हैं अपन। देखिए, अगर आप गति कर रहे हैं तो सजीव का गुण होगा। इस प्रकार से अगर अपन देखें तो बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होगी जो सजीव के गुण को दर्शा सकती है। जैसे कि पानी की लहर है, उसके साथ कोई पदार्थ बहता हुआ आ रहा है, तो क्या हम सजीव कह देंगे? नहीं कहेंगे साहब। वो तो आप इसमें तर्क रख सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि पानी की लहर के साथ बह रहा है, यानी कि उसका कोई माध्यम दूसरा है। लेकिन सजीवों में एक गुण होता है कि वो खुद गति कर सकता है, स्वयं गति करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा। लेकिन बहुत सारे सजीव ऐसे हैं जो गति नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए अपन देखें, अगर मैं पादप की बात करूं तो पादप एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं करता, केवल क्या करता है? अपने शाखाओं में वृद्धि करता है या शाखाओं की दिशाओं को बदल लेता है। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो कुछ लोग जिनको यानी कहेंगे हम प्रारंभिक कक्षा में होते हैं, तो पादप को भी हम क्या समझ लेंगे? पादप को भी हम निर्जीव समझ लेंगे। यानी कि यह भी सजीव का अभिलाक्षणिक गुण तो है, लेकिन क्या नहीं है? विशिष्ट गुण नहीं है। ध्यान देना, गति सजीव का अभिलाक्षणिक गुण तो है। हाँ, सब सजीवों के अंदर गति होती है, ये बात ठीक है, लेकिन सब सजीवों में गति होती है उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। बहुत सारे ऐसे जीव है, जैसे कि हम बात करें स्पंज की, है ना। अब जो स्पंज हैं वो जलीय हैं, लेकिन उनकी गति किस प्रकार की है? पादप के अंदर है। आपने ध्यान होगा, आप लोगों को जितने भी स्पंज की बात आपने करी होंगी, है ना, उनमें क्या होगा? ये सब एक जगह किसी न किसी भाग से जुड़े हुए हैं, किसी तल से जुड़ गए हैं या किसी समुद्र के भाग से जुड़े हुए हैं। अब वो गति नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप उन्हें पत्थर तो नहीं कहेंगे, यानी कि वो क्या है तो सजीव। तो सजीव में गति होना गुण है, लेकिन विशिष्ट गुण नहीं है। ध्यान देना, सजीव में गति होना गुण है, लेकिन विशिष्ट गुण नहीं है। तो ये वाला एक पॉइंट भी आप लोगों के लिए क्लियर हो गया है। तो फिर विशिष्ट गुण क्या है? अब दिमाग में कल से अपन गुण, विशिष्ट गुण इसकी बात कर रहे हैं, तो फिर विशिष्ट गुण क्या है? यानी कि मैंने आपको गति के लिए बोला तो आपने इस चीज को समझ लिया कि यह विशिष्ट गुण नहीं है। मैंने आपको वृद्धि के लिए बोला तो भी मैंने कहा कि यह विशिष्ट गुण नहीं है। उसी प्रकार मैंने आप लोगों को जनन के लिए बोला तो भी आपने कह दिया कि ये विशिष्ट गुण नहीं है। तो विशिष्ट गुण क्या है? यहां पर हमने एक चीज लिख रखी है, उपापचय। उपापचय
यानी कि रासायनिक क्रिया। रासायनिक क्रिया सीधा सा समझना है कि रासायनिक क्रिया, इसमें आपको और कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। रासायनिक क्रिया सजीवों के भीतर, सभी सजीवों में रासायनिक क्रियाएं होती हैं, सभी जो सजीव हैं उनके अंदर क्या होंगी, रासायनिक क्रियाएं होंगी, है ना। और यह जटिल पदार्थ को सरल में बदलती है एवं शरीर की सभी क्रियाएं संपन्न करती है, अब मेरी बात को ध्यान से समझना, यानी कि अगर मैं बात कहूं उपापचय जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उनके अंदर क्या हो रहा है कि जितने भी शरीर के भाग हैं उनकी क्रियाओं को क्या कर रहे हैं, सुचारू रूप से चलाने के लिए किसकी आवश्यकता है, उपापचय क्रिया की। हमारे शरीर के अंदर भोजन का पाचन हो रहा है, कोशिकाओं में वृद्धि हो रही है, वो सब जो कुछ भी हो रहा है किसके पीछे हो रहा है, उपापचय। लेकिन जितने भी निर्जीव वस्तु हैं उनमें किसी भी प्रकार का गुण नहीं पाया जाएगा। तो उपापचय होना क्या है, विशिष्ट गुण है, ध्यान रखना। अब एक प्रश्न के लिए हमने इतने देर से बात करी है, अगर प्रश्न क्या बनता, चाहे वो रीट हो या कोई दूसरा एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड हो, उसमें भी अगर प्रश्न बनता सजीव का विशिष्ट लक्षण, है ना, विशिष्ट लक्षण है, उसने लक्षण नहीं पूछा है, विशिष्ट लक्षण है, या विशिष्ट गुण भी कर देता साथ में, ये प्रश्न अगर वो पूछता है और ए ऑप्शन में दे देता गति, बी ऑप्शन में देता आपको जनन, सी ऑप्शन में देता उपापचय और डी ऑप्शन में देता उपरोक्त सभी, तो लगभग 10 से 15% लोग यहीं पर चित्त हो जाते हैं, वो भावुकता में गति को चुन लेते हैं। अरे सजीव का विशिष्ट लक्षण है, अरे सजीव का गुण क्या है, गति, सजीव गति करते हैं, खेल खत्म। उनसे जो थोड़ा समझदार होते हैं, यार गति तो ठीक है, हो सकता है जनन हो, तो 10 से 15% लोग यहां पर चित्त हो जाते हैं। उपापचय के बारे में बहुत कम लोग जिन्होंने सटीकता के साथ पढ़ा है वो इसका उत्तर देते। बाकी जो जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, है ना, जिनको लगता था कि हाँ उत्तर हमको पता है, वो लोग किसमें जाते, 50 से 60% जितने भी लोग होते वो जाते सीधा उपरोक्त सभी पर। मेरी बात आप समझ गए होंगे, अगर मैं 30% यहां पर लूं और 60 यहां लूं तो 10% का मार्जिन यहां बचता है अपने पास में। तो उपापचय क्रिया पर जाने वाले 10% लोग होते और 10% लोगों का ही उत्तर सही होता। अब बात क्या थी, सजीव और निर्जीव। सजीव और निर्जीव जनरली 6ठी कक्षा से 12वीं कक्षा तक रोज पढ़ा है, हमेशा पढ़ा है, और आपने कोचिंग कराई होगी, छोटे बच्चों को पढ़ाया होगा, तब भी आपने इसको पढ़ाया है। तो दिमाग में ये जम चुका है कि जो गति करते हैं वो सजीव हैं, जो जनन करते हैं वो सजीव हैं। अब उपापचय क्रिया तो हाँ सजीव ही है, तो उपरोक्त सभी सही है। एग्जाम हॉल तक ये खुशी रहती कि हाँ मैंने सही किया है और मैं ये तो मेरा 110% सही है। एग्जाम हॉल के बाद में जब किसी की आंसर की मिल जाती और उसके अंदर ये सी वाला ऑप्शन सही लिखा हुआ आता, तब मन में एक भ्रांति उत्पन्न होती है, यार ये मेरा गलत कैसे होगा। फिर आपने मित्रों से, फिर किसी समझदार मित्र से, फिर किसी ने व्याख्या करके समझा दी कि उपापचय सही है, तो वैसी परिस्थिति में क्या होता, फिर आपको ब्रह्म टूट जाता कि यार हाँ यार ये मेरा गलती थी। तो उपापचय जो क्रिया है इसको ध्यान रखना, विशिष्ट गुण है सजीवों के अंदर। अब कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि संवेदना जो है वो भी क्या है, विशिष्ट गुण है, हालांकि उन्होंने लिख दिया। अब उस चीज को भी समझ लेते हैं।
है ना। इस चीज को भी क्लियर, इतना क्लियर किया है अगर, तो उसको भी क्लियर करते हैं। अब गति समझ में आ चुका है, श्वसन समझ में आ गया है, जनन आ गया है, और उपापचय के बारे में तो पूरी बात ही होगी। उत्सर्जन, उत्सर्जन अवशिष्ट पदार्थों का निर्माण है। अब देखिए यहां पर आता है संवेदना। एक शब्द आता है संवेदना। संवेदना का मतलब यह है कि आपको कोई स्पर्श करे तो आपको पता लगता है कि हाँ, आपको स्वाद का पता चलता है। तो ये भी सजीवों का गुण है। ठीक है, ये सभी सजीवों का गुण है, सभी सजीवों का क्या है, गुण है। लेकिन फिर वही बात, विशिष्ट गुण नहीं है, विशिष्ट गुण नहीं है। अब मैं कह रहा हूं कि ये विशिष्ट गुण नहीं है। संवेदना सजीवों का गुण है। अब आप कहोगे कि सर अगर सुई चुभाएंगे आपको तो आपको चुभेगी, हमको चुभेगी, किसी जानवर को चुभाएंगे तो चुभेगी, लेकिन किसी पत्थर को चुभाएंगे तो उसको नहीं चुभेगी, या किसी लकड़ी को चुभाएंगे उसको कील नहीं चुभेगी। तो फिर विशिष्ट गुण क्यों नहीं है? देखिए इसका कारण क्या है, कारण समझते हैं। कारण यह है कि अगर कोई व्यक्ति कोमा में चला गया, वैसी परिस्थिति के अंदर जहां शरीर के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, ऐसी परिस्थिति में शरीर मृत प्राय हो जाता है, और वो व्यक्ति कोई भी काम करे या न करे, दिमाग उसकी संवेदनाओं को ग्रहण नहीं करता है। और अगर वो सजीव है या मृत है, आपने पिक्चर में देखा होगा या कहीं पर भी आपने देखा होगा, तो ऐसी परिस्थिति क्या हो जाती है, उसके लिए स्पर्श और स्वाद कोई महत्व नहीं रखता। तो कहने में तो क्या है, कहने के अंदर तो हम कह सकते हैं कि उसमें उपापचय क्रिया हो रही है, यानी कि वो सजीव है। फिर भी सजीव होते हुए भी वो एक निर्जीव प्राय है। क्यों? क्योंकि उसमें संवेदनाएं नहीं है। तो हम संवेदनाओं को, कुछ किताबों ने कहा है कि ये कुछ लिखा हुआ गाइड के अंदर, ध्यान रखना इस चीज का कि ये विशिष्ट लक्षण है, तो ये विशिष्ट लक्षण नहीं है, यह केवल उसका लक्षण है या गुण है, लेकिन विशिष्ट तो नहीं है। ये चीज आपको क्लियर कर लेनी है। अब बात करनी है हमको अंतर की। जो गुण पढ़े हैं सारे, उनको हमें अंतर पढ़ने हैं। तो सजीवों और निर्जीवों के मध्य के अंतर कर लेते हैं। एक तरफ अपन सजीव लिख लेते हैं, ये हो गया सजीव, और ये हो गया निर्जीव। पहली बात, सजीवों के अंदर क्या होगा, यहां पर लिख रहा हूं, गति। सजीवों में गति होगी, निर्जीवों में गति नहीं होगी। अब यहां पर जो मैं तुलना कर रहा हूं वो गुणों के आधार पर कर रहा हूं। किसके आधार पर कर रहा हूं? गुणों के आधार पर। ध्यान देना, अब यहां पर मत कहने लग जाना कि साहब निर्जीवों में भी गति होती है, बह के जा रहा है वो तर्क नहीं है। अभी यहां पर किसके लिए करना है अपने को? खाली उनके गुणों के आधार पर। गति के बाद में हमारे पास में आएगा संवेदना। तो सजीवों के अंदर संवेदना होती है, निर्जीवों में नहीं होती है। इसी प्रकार हमारे पास में आएगा उत्सर्जन। उत्सर्जन सजीवों के द्वारा उत्सर्जन होता है और निर्जीवों के द्वारा नहीं होगा। उसी प्रकार आता है जनन। अब ध्यान देना, जनन में वापस वही नहीं लाना है कि मधुमक्खी के जो श्रमिक है वो जनन, ठीक है, जनन जो है वो लगभग सभी सजीवों में है और निर्जीवों में नहीं है। हम केवल गुण की बात कर रहे हैं, उनके विशिष्ट गुणों की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे पास में आती है सबसे प्रचलित वृद्धि, हर एक किताब में दे रखी है। वृद्धि सजीवों में होती है, निर्जीवों में प्रत्यक्ष वृद्धि नहीं होती है। श्वसन, श्वसन सजीवों में पाया जाता है, निर्जीवों में श्वसन नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये चैप्टर बंद हो गया। क्या बचा? गति, जनन, उत्सर्जन, उपापचय। सजीवों में होता है और निर्जीवों में नहीं होता है। तो तुलनात्मक रूप से भी देख लिया हम लोगों ने कि सजीवों और निर्जीवों के अंदर तुलनात्मक रूप से क्या अंतर है। तो आप लोगों को एक ये आइडिया भी हो जाएगा। चलिए, इसके स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो ले लीजिए। चलिए, ये बात हो गई सजीव और निर्जीव के बारे में। जो कल हमने टॉपिक प्रारंभ किया था सजीव और निर्जीव का,
उसमें सजीव और निर्जीव में अंतर भी हमने पढ़ लिया, उनके गुणों, उनके बारे में, विशिष्ट गुणों के बारे में भी बात कर ली। आज की क्लास के अंदर हमने जो पढ़ा है वह कंप्लीट किया है पूरा का पूरा सजीव और निर्जीव को। कल की कक्षा के अंदर सजीवों के बारे में जो अलग से भाग है पादप और जंतु की तुलना करेंगे, उनके बारे में, उनकी कोशिका के बारे में जानेंगे और क्या क्या चीजें हैं उनके बारे में हम पता करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सब लोगों को एक काम करना है कि अपने जितने मित्र हैं उनको शेयर अवश्य करना है, ताकि ये जो वीडियो है हम जो एक प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के लिए वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। मेरा यही शुरू से रहा है और आप सब लोगों से मैं यही कहूंगा। कल की क्लास के अंदर हम रीड के साथ साथ में कुछ नई क्लासेस प्रारंभ कर रहे हैं, जिसके बारे में पहले से बता देता हूं आपको। रीड के साथ में एक प्रयोगशाला साहित्य की शुरुआत से हम वापस नए वीडियो लेकर आ रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, 12th वालों के लिए भी और 9th और 10th वालों के लिए भी कुछ नया होगा कल की क्लास में। तो